हाँ, तो आगे है, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है। अब इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सम एनर्जी लगेंगी। कंसिडर करो ये मैंने पहला एनर्जी लगेगी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी लगेंगी वो ज्यादा लगेंगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लगाएंगी, या सेम लगेंगी, या कम लगेंगी? बताइए। कम लगेगी। लगेगी। ज्यादा लगेगी। कम ज्यादा लगेगी लगेगी। सर, अच्छा, कम क्यों लगेंगी बताइए? क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे और जब हमने मतलब पहला निकाला तो हमें ज्यादा एनर्जी लगी और फिर दूसरा निकालेंगे तो उसके लिए कम लगेगी ना। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? अच्छा, पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी लगी थी, बराबर हाँ है? हाँ, क्यों लगी थी? क्यों क्योंकि लगी थी? क्योंकि हमने उसे टाइट पकड़ा था। पकड़ के रखा था, राइट। मैंने उसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था या सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था? सभी को। अच्छा, एक चलो एक जनरल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब भूल जाओ, जनरल। ये मेरे हाथ में 4 चॉकलेट्स है, हाँ, ओके। दीज आर द 4 चॉकलेट्स, 5 स्टार, ओके, डन। अब ये 4 में से एक चॉकलेट आपने छीन ली। अब मेरे हाथ में कितनी बची? 3। 3। अब मुझे बताओ, पहला चॉकलेट छीनने के लिए आपको जो एनर्जी लगेंगी, उतनी एनर्जी आपको ये दूसरा छीनने के लिए लगेंगी, या कम लगेंगी, या ज्यादा लगेंगी? ज्यादा लगेगी। क्यों क्यों क्यों? कम लगेगी। कम कम होगी लगेगी सर, चॉकलेट तो। कम लगेंगे। कम, क्योंकि चॉकलेट कम हो रही है ना एक एक, तो एनर्जी भी निकालने के लिए कम लगेगी। मेरी चॉकलेट तुम छीनते जा रहे हो और मैं आसानी से उसको छीनने दूंगा क्या? नहीं। नहीं ना। पहली बार तुमने छीन ली, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको टाइट पकड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आप लोग उसको छीन लोगे, सही है। लेकिन आपने छीन लिया। अब मेरे पास 3 ही बची है और मेरे को पता है आप वापस छीनने के लिए आने वाले हो, तो मैं क्या करूंगा इसको? ज्यादा जोर से पकड़ेंगे। ज्यादा टाइट से पकड़ू। पकड़ोगे। हाँ, तो फिर आपको सेकंड चॉकलेट छीनने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन पर आ जाओ। भाई एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तुमने मेरे से, समझ में आ रहा है? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हो तो मैं छीनने दूंगा उसको? नहीं। नहीं। ओके, अब दूसरे तरीके से समझते हैं। कंसीडर करो कि यहाँ जो पहले इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और सॉरी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और प्रोटॉन भी मेरे पास 8 थे। अब पहला इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाल दिया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 7। 7 बचे। लेकिन प्रोटॉन कितने बचे? 8। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन कम हो रहे क्या? प्रोटॉन कम होंगे क्या? नहीं। नहीं। अब पहले केस में देखिए 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे थे, और दूसरे केस में 8 प्रोटॉन पकड़कर 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखे। तो एनर्जी किसमें ज्यादा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? जब 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा था तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, या जब 8 प्रोटॉन ने मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? 8 प्रोटॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा तब। तब मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इंक्रीज फोर्स होगा। ऑफ बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वैसे टाइम पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ओके, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेंगे या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए?
दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उससे ज्यादा लगेगी। उससे से ज्यादा भी ज्यादा। लगेगी। चौथा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी थर्ड उससे से भी ज्यादा ज्यादा लगेगी। भी ज्यादा लगेगी। है तो इस तरह से होता है। गॉट इट? समझा अभी आपको? हाँ सर। हाँ हाँ। तो इन सब चीजों से हम लोग के दिमाग में क्या जा रहा है कि भाई हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है किसके साथ में? किसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के साथ में। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए केस देखिए आप, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। ये एक और एटम में मैंने एक और ऑर्बिटल बढ़ा दिया है। ओके, अब इस एटम में से मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है और इस वाले एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, ये वाले एटम में या ये वाले एटम में? ऑरेंज वाले में या ग्रीन वाले में एनर्जी ज्यादा किसमें लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? ऑरेंज वाले में। ऑरेंज वाले में एनर्जी ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी और ग्रीन वाले में कम लगेगी। क्यों? क्यों? तो सिर्फ एक ही चीज सोचो भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब है और ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर है। दूर है। तो दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेस रहेगा। है ना, आप लोग को कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। कम लगेंगी, जबकि इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती होंगी किसके साथ में? एटॉमिक, सॉरी, प्रोपोर्शनल कर रही होंगी किसके साथ? एटॉमिक रेडियस के साथ में, या फिर नंबर ऑफ शेल के साथ में। सही है, राइट? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे? कम होते जाएंगे। हाँ, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, और नंबर ऑफ शेल को ही हम एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं। हाँ। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। हाँ, और एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इंक्रीज होंगे। बराबर है? तो अब आप लोगों को ट्रेंड ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ अभी अक्रॉस द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों? आप बताइए। क्योंकि as we go across the period, nuclear charge also increases. न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बराबर है? और इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएंगे। अब डाउन द ग्रुप बताइए, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। ओके, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है?
डिक्रीज डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस या साइज क्या होगा, या नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज Increase. इंक्रीज Increase. नंबर ऑफ Increase. डिक्रीज होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। समझ में आ गया? सर लेकिन डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है ना? बट साथ में शेल भी तो बढ़ते हैं ना। शेल बढ़ेंगे तो जो वैलेंस शेल रहेगा उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये प्रोटॉन है मतलब न्यूक्लियस है, और नंबर ऑफ शेल काफी सारे बढ़ रहे हैं, बराबर है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका डिस्टेंस दूर हो जाएगा, पहली चीज। और इसके बीच में काफी सारे इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, जो क्या करेंगे, इसका कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट। और आपको पता है ना, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। कम होता है। समझ में आया क्यों कम होता है? हाँ तो सर। सिर्फ आप लोग को एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं सोचना है, बट शेल भी बढ़ रहा है ना। शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो क्या होगा, Decrease. डिक्रीज होगा। भले ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Decrease होगा। डिक्रीज होगा। समझे? आप न्यूक्लियर चार्ज की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लीजिए, तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, rather than nuclear charge just write the effective nuclear charge. Fine? Yes sir. Okay. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग, अगर मैं एक पर्टिकुलरली ग्रुप ले लेता हूँ, सॉरी एक पीरियड ले लेता हूँ, सेकंड पीरियड है हमारा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट पता है ना, ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं कुछ, कितने एलिमेंट है वो, कितने एलिमेंट हो गए टोटल? अरे एलिमेंट कितने हो गए टोटल बताइए ना। 8. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। सो 120 130 140 150 160 170 180 190 और 200। ये जो मैंने फिगर लिखे ये आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या है ये? आयनाइजेशन एनर्जी है इन एलिमेंट्स में से। तो अब आप बताओ कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए है, बताइए। बताइए 120 किसके लिए होंगी? अरे बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। मैंने बोला ये मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है मैंने, ठीक है। तो आपको ये बताना इसमें से कौन से आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, मतलब 120 ये जो एनर्जी है ये किसके लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, तो बताओ लिथियम की एनर्जी कौन सी होंगी इनमें से? 120. 120 होंगी, वेरी गुड। देन बेरिलियम की 130. 130 होंगी। बोरॉन की 140. 140 40, कार्बन 150. 150 देन नाइट्रोजन की 160. ऑक्सीजन की 170. 170 क्लोरीन 180 और नियॉन की 190, बराबर है। मतलब 200 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन। और ये आपने क्यों बताया मुझे, बताइए आपने कैसे गेस की इनकी एनर्जी इतनी है करके? क्योंकि ionization energy is increasing as we grow across the period. एग्जैक्टली जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू
राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये अभी हमने ट्रेंड में देखा था, सही है, हाँ। बराबर है। इसीलिए आप लोगों ने ये एनर्जी बताई, पर एक्चुअल में इसका जो है वो इस तरह से है। ये वाले सही है, आपने जो बताया गलत है। तो कहां चेंज हो गए हैं बताइए? चेंज कहां पर हुआ है बताइए? बेरिलियम, बेरिलियम और बोरॉन, बोरॉन में हुआ है, देन कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नहीं नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, इन लोगों में चेंज हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन है व्हाई दिस कोलावेरी डी, बोलिए अभी कोई गेस? चलो बताइए, कोई गेस है इसमें से? हिंट दे दूं आप लोग को, फिर आंसर बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? हेलो, हाँ सर, तो इसका हिंट दे रहा हूं, इसका हिंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बोलो, हिंट दे दिया मैंने, अब जस्ट चेक करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। बेरिलियम का बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेरिलियम का? 4, 4। बोरॉन का? 5, नाइट्रोजन? 7, ऑक्सीजन? 8, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इनके। बेरिलियम का 1s2 2s2, 1s2 2s2। बोरॉन का बताओ। 1s2 2s2 2p1, 2p1। नाइट्रोजन का? 1s2 2s2 2s2 3p3। 3p3 का हाथ पूछ ही दे तू, 2p3 हो जाएगा सर, ठीक है। ऑक्सीजन का? 1s2 2s2 2p4। चलो अब बताओ आंसर। अकॉर्डिंग टू हमने जो पढ़ा है या फिर आपने जो बताया है, बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए, बट बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। ठीक वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, बट है उसके उल्टा, और इसका आंसर छुपा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्योंकि बताइए सर अभी। बेरिलियम में 2s2 कंप्लीटली फील्ड है। वेरी गुड। ये जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये कैसा है? कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फिल्ड है। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट एग्जैक्टली हाफ फील्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और ये दोनों केसेस में आप लोग को पता है ना क्या होता है? क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। और जहां पर स्टेबिलिटी आ गई, कोई चीज ऑलरेडी अगर स्टेबल है तो फिर उसको अनस्टेबल करना आसान रहेगा क्या?
नहीं। नहीं है। तो इसीलिए आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या ज्यादा लगेंगी? ज्यादा। ज्यादा लगेंगी। समझ में आ गया क्यों? हाँ सर। ठीक है। यही सेम चीज आपकी एप्लीकेबल रहेंगी थर्ड पीरियड के लिए भी। कौन से पीरियड के लिए? थर्ड पीरियड के लिए। तो थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट रहेगा जिसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर बताइए। थर्ड पीरियड में भी सेम चीज एप्लीकेबल रहेगी। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट बताइए कौन कौन से होते हैं थर्ड सोडियम। पीरियड? नाम नाइट्रोजन। ग अलसी पस क्ल अर। तो बताओ इसमें से किसका चेंज होगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का चेंज हो जाएगा। और फॉस्फोरस, सल्फर। फॉस्फोरस और सल्फर का चेंज हो जाएगा। मतलब इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा। लगे तो बाकी के ज्यादा ही रहेंगे एज इट इज। बाकी का ट्रेंड चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया क्यों हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बट यही चीज आपके फोर्थ पीरियड के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगी। 4, 5, 6, 7 के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से पीरियड के लिए काम करती है? सेकेंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। तो एक्सेप्शन समझ में आ गया? अक्रॉस द पीरियड में वाले एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। कौन से एक्सेप्शन है? बेरिलियम बोरॉन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक इस तरह का एक आधा एक्सेप्शन ना डाउन द ग्रुप भी है। डाउन द ग्रुप भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझे क्या? डाउन द ग्रुप में भी एक्सेप्शन है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। सो ये होता है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ओके, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज, मतलब IE1, IE2, IE3 वगैरह वगैरह। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल समझा चुका हूं। IE1, IE2, IE3, इसका मीनिंग पहले बताओ, क्या मीनिंग होता होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी गुड। इसका मीनिंग होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन सेकंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी। क्लियर है? डन। अब आपको अच्छे से पता है इसमें से ज्यादा कौन होती है और कम कौन होती है, बताइए। IE3 सबसे ज्यादा होंगी, हाँ। बराबर है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, चॉकलेट वाला एग्जांपल याद करो। हाँ। हाँ। बराबर है। हाँ। ठीक है। तो ये हमारी आयनाइजेशन की एनर्जी के बारे में जानकारी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, वैसे काफी सारी चीजें हैं, बट वो चलो जितने एग्जांपल आप करेंगे उतना ही आप लोग को बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अभी लेट मी टेक आउट, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिलता है तो। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्वेश्चन आप करते जाओ, जितना क्वेश्चन आप बेटर तरीके से समझोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होती जाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट। द फर्स्ट ionization energies value for third period element, for third period elements
Na, Mg and Si, Na, Mg and Si are 496, 737, 496, 737 and 786 respectively. Predict whether the first ionization, predict whether the first ionization energy of Al is will be more close to 575, will be more close to 575 or 760. Why? Justify. ठीक है, यहां सारी एनर्जीज जो है, एनर्जी का यूनिट भी लिख देता हूं मैं. ऑल एनर्जीज आर इन किलोजूल पर मोल. चलो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को समझो और इसको आंसर करो. बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? अरे यार आप हाँ ना कुछ तो बोला करो यार, ऐसे साइलेंट मोड में. हाँ सर दिखा। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो चलो अभी आंसर. ठीक है, नाउ आंसर दे. Al will be close to 575. 575. ओके फाइन. और कोई आंसर है? इसने आंसर दिया कि एल के आयनाइजेशन एनर्जी जो रहेंगी वो 575 के करीब रहेंगी. सही है या 760 के पास जाना चाहिए? देखिए थर्ड पीरियड की बात कर रहा है. थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये वाले एलिमेंट आ जाते हैं. अब इसमें से इन्होंने बोला है कि भाई सोडियम की कितनी दी है? 496 दिया हुआ है. देन Mg की कितनी दी हुई है उन्होंने? 737 दिया हुआ है. देन सिलिकॉन की कितनी दी हुई है? 786 दिया हुआ है. बराबर है. और इन्होंने पूछा है कि एल्यूमिनियम की क्या वैल्यू रहेगी. एल्यूमिनियम की वैल्यू जो रहेंगी वो 575 के करीब रहेंगी या फिर 760 के करीब रहेंगी. ये क्वेश्चन पूछा है. तो बताओ क्या आंसर रहेगा आपका? 575. 575, क्योंकि आप लोग को अभी हमने बताया था कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से ज्यादा किसकी होती है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, मतलब एल्यूमिनियम की उससे कम रहेगी. कम होनी चाहिए. तो मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है? 737. तो इससे वो वैल्यू कम होनी चाहिए, जो कि ये 575 है, क्योंकि 760 वैल्यू इससे ज्यादा है. तो ये वाली वैल्यू कम रहेगी. नहीं हो सकती है, ये वाली वैल्यू रहेगी. समझ में आ गया? हाँ सर. गुड. ओके चलो अनदर क्वेश्चन देखते हैं. मैं टेबल बना रहा हूं, 10 मिनट बचे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इसको. हाँ I1 I2 ABC ABC तीनों की वैल्यूज दी हुई है. एक की वैल्यू दी है 400, 550,
1150. Then second day 2650, then 1070, and then दिया है 2090. ठीक है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई विच वन इज अल्कली metals, comma alkaline metals and non-metals. ठीक है, क्वेश्चन चलो बताओ फटाक से, अभी आंसर करो इसको। देखिए भाई, क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, समझे ना। तो चाहे आप बोर्ड के लिए भी तैयारी कर लो, क्वेश्चन तो ऐसे ही ट्रिकी रहेंगे। दिस इज अ 12th स्टैंडर्ड। चलो बोलो। 1150 नॉन मेटल रहेगा। कौन सा? नहीं, आपको ये बताना है कि ए, बी या सी। नॉन मेटल कौन है? सी। अच्छा, नॉन मेटल ये सी है। ओके फाइन, देन नेक्स्ट। अल्कली मेटल ए। अल्कली मेटल ए है, ठीक है। और अल्कलाइन बी। अल्कलाइन बी है। सही है, सब लोग को समझ में आ गया? ये आंसर बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? नहीं आऊंगा तो मैं समझा देता हूँ। क्या होता है, हम लोग को पता है कि देखिए यहाँ से ट्रेंड समझ में आ रहा है कि इसका कम है, इसका कम ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है। मतलब ये ट्रेंड कैसा हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ओके, और लेफ्ट टू राइट में हम लोग पता है कि हम लोग लिखते हैं, कोई भी अगर हम ले लेते हैं ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक, तो आप लोग को पता है कि अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 होता है, अल्कलाइन मेटल्स मतलब ग्रुप 2 होता है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो ग्रुप 13 से स्टार्ट जाते हैं। बराबर है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि ये इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा मतलब नॉन मेटल, क्योंकि ग्रुप 13 से ही नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं, तो नॉन मेटल का सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा इसका है बोले तो सी का, इसीलिए हम सी को क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। जबकि सबसे लेफ्ट साइड पर जो रहेगा उसका सबसे कम होना चाहिए, और सबसे लेफ्ट साइड मतलब ग्रुप 1 होता है, मतलब अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स का सबसे कम, और ग्रुप 1 के बाजू में होता है ग्रुप 2 मतलब अल्कलाइन मेटल, जिसका उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब 550। दैट विल बी द बी। समझ में आया ये? हाँ सर। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए एवरीवन। वैल्यूज सिर्फ कंफ्यूज देने के लिए आती है आप लोग को, समझे ना। वैल्यूज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि भाई लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, टॉप टू बॉटम में कम होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। अब ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में आप लोग को वैलेंसी बतानी पड़ती है कि भाई आपको ये वैल्यूज दी रहती है, और आपको पूछा जाएगा कि भाई इसमें वैलेंसी क्या रहेंगी कंपाउंड की। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं। IE1 plus IE2 and then IE3 plus IE4 and then total values दिए 2.5 into 10 to the power 3
2.7 into 10 to the power 3, 8.8 into 10 to the power 3, 6.7 into 10 to the power 3, total 11.3 into 10 to the power 3, 9.4 into 10 to the power 3, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहला है आइडेंटिफाई पीटी एंड एनआई। इसमें से पीटी कौन सा है और एनआई कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था ना क्या होता है। यहां अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वैलेंसी, हाँ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को या तो वो लूज करेगा या तो वो गेन करेगा, जो भी होगा वैलेंसी। चलो बताओ, कोई बता सकता है? फर्स्ट वाला निकेल। फर्स्ट वाला निकेल है, ए वाला निकेल है। ओके, वेरी गुड। एंड सेकंड वाला प्लैटिनियम है। बराबर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं, ये दोनों जो एलिमेंट है ये सेम पीरियड में बिलोंग करता है, सेम ग्रुप में बिलोंग करता है सर। सेम ग्रुप में बिलोंग करता है ना। सेम ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में जब जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, एनआई की या पीटी की? एनआई की। एनआई की ज्यादा होनी चाहिए और पीटी की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा किसकी है? एनआई की। ये देखो, टोटल के ऊपर फोकस करो, किसकी ज्यादा है? एनआई। एनआई की ज्यादा है, मतलब ऊपर वाला क्या होगा आप लोग का? एनआई। एनआई। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी, किसकी ज्यादा रहेंगी वैलेंसी, एनआई की या पीटी की? मतलब ए की या बी की? मतलब वैलेंसी बतानी है कि किसकी कितनी वैलेंसी रहेंगी, मतलब 2, 3, 4, 1 ऐसे बताना है। तो जैसे ए की वैलेंसी कितनी रहेंगी और बी की कितनी रहेंगी ये बतानी है। ए की एनआई 2+ मतलब 2 पॉजिटिव। वेरी गुड। ए की रहेंगी 2 पॉजिटिव, दैट्स गुड। और बी की? ए की +2 रहता है, सही बात है। और बी की कितनी रहेंगी? +4 होती है। अब ये कैसे बताए ये समझो। देखिए I1 + I2 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी इतनी थी, लेकिन तीसरा और चौथा निकालने के लिए एनर्जी देखो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने आसानी से निकाल दिए गए, बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने आसानी से निकाल दिए, बट एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको अभी वो छोड़ नहीं रहा है, तभी उसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रही है इसमें? 2, बराबर है। इसीलिए हम कहेंगे कि भाई ए की जो वैलेंसी है वो +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और यहाँ पर देखो 2 को निकालने के लिए 2.7 लिखा और 4 को निकालने के लिए 6.7, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है क्या? इसमें देखिए 2.5 से 8.8 है ना, लगभग 5 का फर्क है, जबकि यहाँ पर फर्क कितने का है? 4 का ही है। हाँ। मतलब यहाँ चारों इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रही।